नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आइए, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। पूरा नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आ गया है। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसका अभी नोटिस आया था, मतलब नोटिफिकेशन आया था। अब संपूर्ण विवरण, पूरा नोटिफिकेशन अब आ चुका है। ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म आज से ही, मतलब 4 सितंबर 2025 से भरा जा रहा है। ठीक है ना। आइए, जो समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं मैं आपके साथ साझा करता हूं। देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण करना अनिवार्य है। ठीक है ना। ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले एक सूचना और दे दूं कि जो ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म किस दिन से भरा जाएगा, वो 4 सितंबर 2025 से भरा जाएगा। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 6/10/2025 है। मतलब प्रारंभ है जो ऑनलाइन आपका आवेदन, मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो भरेंगे वो 4 सितंबर से भरेंगे 2025 से, और उसकी लास्ट डेट जो है 6 अक्टूबर 2025 है, 6/10/2025 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 13/10/2025 तक उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है। तब आप पहले ओटीआर जो है फाइल करेंगे, मतलब ओटीआर पा लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अभी साथी ओटीआर न भरे हों वो लोग जो ओटीआर अपना प्राप्त कर लें। ठीक है। और uppsc.up.nic.in ये ऑनलाइन यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, मतलब ओटीआर वगैरह यहाँ से पा सकते हैं। संपूर्ण विवरण वहाँ देख सकते हैं। और फी आप जैसा कि जानते हैं, पूर्व में जो भी यूपीपीएससी के थ्रू जो भी फॉर्म आता है, यूआर और ओबीसी नॉन क्रिमिलियन ईडब्ल्यूएस, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए जो 100 रुपये होता है, 25 रुपये शुल्क होता है ऑनलाइन फॉर्म का, तो 125 टोटल। और जब SC ST के लिए देखेंगे तो वहाँ पर जो है 40 रुपये होता है, 25 रुपये शुल्क हो गया ऑनलाइन प्रक्रिया का, तो 65 रुपये उनके लिए हो गए। दिव्यांग जनों के लिए परीक्षा शुल्क कोई नहीं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है वो 25 रुपये मात्र है। ठीक है। तो और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जो है 65 रुपये SC ST की तरह। तो ये हो गई आपकी फी की। और सारी प्रक्रिया जो है ना, चरणबद्ध प्रक्रिया कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसमें देखिए यहाँ पर सब दिया है डिटेल, कैसे जाएंगे। यूजर इंस्ट्रक्शन है, व्यू एडवर्टीजमेंट, फिर अप्लाई यूजर इंस्ट्रक्शन, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया है। फिर आरक्षण किस प्रकार से होगा, वो उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार होगा, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ज़्यादा न विलंब करते हुए मैं सीधे शैक्षिक अर्हता पर आता हूँ, मतलब जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है आपकी, उस बिंदु पे आता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। शैक्षिक अर्हताएं: वनस्पति विज्ञान, रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, सैन्य विज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि जितने भी विषय हैं, इनके लिए करें किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संगत संबद्ध विषय में 55, मतलब 55% अंक के साथ निष्णात उपाधि। ठीक है ना। अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग सिस्टम हो, वहाँ पॉइंट स्केल उसके समतुल्य ग्रेड माना जाता है उसके लिए। अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि, मतलब किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी उसके बराबर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारा लिखा है कहाँ कहाँ से क्या होना चाहिए। दूसरे में आइए करें, उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय, मतलब यूजीसी नेट अथवा CSIR द्वारा जो आपका नेट JRF की जो परीक्षा होती है ना, उसको आपने क्या किया हो, उत्तीर्ण किया हो। ठीक है। ये आपका मतलब यूं कह लीजिए कि MA और नेट, ठीक है ना, MSc या नेट ये कह लीजिए, मतलब मास्टर होना चाहिए आपका, PG हो जानी, पोस्ट ग्रेजुएट होने, मतलब स्नातकोत्तर होना चाहिए, और प्लस नेट JRF जो भी आपका हो, इतनी ही योग्यता इसके लिए काफ़ी है। जो 11 जुलाई 2019 से पूर्व जो MPhil या PhD के कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों, उपनियमों, विनियमों के उपबंधों द्वारा अधिशासित होंगे। ऐसे सभी PhD धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्ययन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती अथवा नियुक्ति के लिए NET या SLET या SET SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की अपेक्षा छूट प्रदान
की जाएगी, ठीक है ना। जो एमफिल पीएचडी होंगे उनको भी ये छूट दी जाएगी, वो लोग अपना ध्यान से इसको देख लें, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ देख सकते हैं विषय, शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में अंतःसंबद्ध विषय, मतलब कि जैसे हिंदी के है तो हिंदी के साथ अंतः उसके साथ जुड़ा हुआ जो आपका विषय है वो भाषा विज्ञान है। उर्दू के लिए कोई नहीं, अंग्रेजी के लिए भाषा विज्ञान या अप्लाइड अंग्रेजी चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत निष्णात उपाधि या संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की उपाधि, ठीक है। चित्रकला इत्यादि में देख सकते हैं कहीं नहीं, इतिहास में आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, ये सारे उसके साथ कॉम्बिनेशन बता रहे हैं होना चाहिए। भूगोल में कोई नहीं, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र वगैरह इसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, और जो आप प्रीलिम्स कर लेंगे तो उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो फी है उसका विवरण यहाँ दिए हैं, तो उसके लिए वो अभी बहुत आवश्यक नहीं, मतलब 200 रुपये EWS UR और OBC के नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 25 रुपये जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। अन्य के लिए 80 रुपये है तो 25 रुपये जोड़ देंगे तो 105 रुपये हो जाएगा, ऐसे ही है। आइए मैं जो सबसे प्रमुख चीज़ पर चलना चाह रहा हूँ वह परीक्षा का पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वह पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। ये देखिए, परिशिष्ट 2 के नाम से है, यहाँ देख सकते हैं। करें उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा योजना, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है। तो पहले आप देखते थे कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू रखा जाता था, दैट्स ओके, खत्म। अब ऐसा नहीं, इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। दो पेपर होंगे, दो परीक्षा होगी, पेपर नहीं, 2 परीक्षा होगी। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी लिखित परीक्षा, जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, मुख्य या लिखित परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वह स्क्रीनिंग होगा, मतलब वह क्वालिफाइंग होगा, जो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे वही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे, ठीक है ना। आइए प्रारंभिक परीक्षा देखें, जो प्रीलिम्स कहते हैं आप लोग। और जैसा कि आप देखते हैं कि यूपीपीएससी जब DM SDM मतलब यूपीपीएससी जो प्रॉपर यूपीपीसीएस का जो फॉर्म आता है उसमें भी यही पैटर्न है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। तो इस बार 3 चरणों में आपकी परीक्षा है। पहले प्रीलिम्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा, और तीसरी परीक्षा है इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, उसके विषय में बताऊंगा। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा देखिए, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होगी, मुख्य परीक्षा लिखित होगी, मतलब सब्जेक्टिव होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ परक मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, विकल्प होगा, उसमें से जवाहरलाल नेहरू होंगे, उसको आपको गोला कर देना है, इस प्रकार का। फिर प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत सिर्फ एक पेपर आएगा, और उस एक पेपर में जो है जिसको प्रश्न पत्र एक होगा, ठीक है ना, एक ही पेपर होगा, और उस पेपर में कुल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन 120 प्रश्नों में 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होंगे और 90 प्रश्न आपके विषय से होंगे, जिसको वैकल्पिक विषय या मुख्य विषय कह लीजिए, मुख्य परीक्षा का जो आपका विषय होगा वहां से 90 प्रश्न आएंगे, तो टोटल 120 प्रश्न हो गए। और यही जब मैथ में जाएंगे तो मैथ में 70 और 30 सामान्य अध्ययन से आएंगे तो 100 आएगा। लेकिन अन्य में मैथ को छोड़कर टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 30 सामान्य अध्ययन का, 90 आपके विषय का होगा। इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, और 120 क्वेश्चन जो होंगे वह 150 अंकों के होंगे, अर्थात पूर्णांक जो है 150 नंबर 150 अंकों का होगा। और परीक्षा की जो समय अवधि होगी, परीक्षा का जो टाइम होगा 2 घंटे, तो 2 घंटे की परीक्षा, 150 अंक और 120 क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, नोट उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमानुसार मुख्य अर्थात लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। मैंने कहा ना, जो मुख्य परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा में पास करेगा, मतलब उसको क्वालिफाई करेगा, वही ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अभी तक के अनुसार। तो अब आइए मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रकार करें, परंपरागत जो आपका विषय है वही है। प्रश्न पत्र की संख्या यहाँ भी सिर्फ एक पेपर होगा, मुख्य परीक्षा में भी एक पेपर होगा, लेकिन प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, जो 10-10 के 2 खंडों में विभक्त होगा, ठीक है ना। पूर्णांक 200 अंकों का होगा, 200 अंकों में करेंगे 80 प्लस 120, इस तरीके का नेचर होगा। मतलब 10 क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा, वो 8 नंबर का होगा, फिर 10 क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। तो जहां पर 8 क्वेश्चन है वहां एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 80 नंबर हो गया। जहां पर 120 अंकों का
अंक होंगे उसमें से 10 क्वेश्चन वहाँ भी आएंगे, लेकिन वह एक क्वेश्चन वहाँ 12 नंबर का होगा, ठीक है। और परीक्षा की जो अवधि होगी, मतलब परीक्षा का जो टाइम हो, वो सिर्फ 3 घंटे का होगा। तो एक पेपर होगा, कुल 20 प्रश्न आएंगे और 3 घंटे में आपको वह पेपर लिखना होगा। और वह कैसा होगा? सब्जेक्टिव, मतलब लिखित परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं चुनना, उसमें प्रॉपर लिखना है। तो कह रहे हैं कि संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक अर्थात मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। कैसा होगा? अब देखिए, करें मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको कंपलसरी है करना, और वो सारे मतलब जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो दो भागों में विभक्त होंगे, अर्थात 2 खंडों में विभक्त होंगे, खंड आ और खंड बा में। इस प्रकार से खंड आ में क्या होगा? करें खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, छोटे छोटे मतलब कम शब्दों में लिखने होंगे, मतलब 125 शब्दों में लिखने होंगे, ऐसे कहिए, ठीक है। करें कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों के शब्दों की जो सीमा 125 शब्दों में ही ये इनके उत्तर देने हैं। और एक क्वेश्चन जो है मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है 8 अंकों का होगा, ठीक है। ये रहा। खंडबा में आएंगे, कदे खंडबा के अंतर्गत भी 10 ही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर रहता, खंड बा में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 12 अंक का होगा। और कह रहे हैं कि ध्यातव्य है कि जो उक्त प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित, मतलब जो कमीशन ने जो दे दिया पाठ्यक्रम वही पाठ्यक्रम होगा। और फिर कह रहे हैं कि जब आप मुख्य परीक्षा भी पास कर लेंगे तो 25 अंकों का साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। अब ये एक बड़ी और बात करें प्रश्नगत मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब जो आप मुख्य परीक्षा में पाएंगे नंबर प्राप्त करेंगे और जो आप इंटरव्यू में पाएंगे, दोनों नंबरों को जोड़कर आपकी मेधा जो सूची बनाई जाएगी, मतलब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वह बनाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए, सामान्य जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वह है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, मतलब करंट अफेयर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, भारतीय इतिहास हो गया, उसमें भी भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, मतलब पॉलिटी और इकोनॉमी आएगा, भूगोल आएगा जिसमें भारत और विश्व का दोनों होगा। जो जीआईसी या एल्टीग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉमन सिलेबस है। मानसिक योग्यता, सांख्यिकीय, आंकड़ों का विश्लेषण, मैथ का आया था। उपर्युक्त करें अभ्यर्थियों से उपर्युक्त विषयों की सामान्य जानकारी और विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी। तो अभी जीआईसी का जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया था ना, वो सेम सिलेबस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब आपको मैं एक बार जो है, चूंकि अपना संस्कृत विषय है तो संस्कृत विषय आपको फट से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। संस्कृत विषय का सिलेबस एक बार आपसे ब्रीफ में आपसे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। आइए किधर गया, एक सेकंड। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग जो है ना बहुत इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हल्के में अगर लेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से इन सब विषयों की तैयारी करिए। जीएस इसका बहुत स्टैंडर्ड आता है और कैसे किन पुस्तकों का प्रयोग आपको करना है, किन की सहायता से आपको पढ़ना है, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आइए, ये संस्कृत का सिलेबस है, देखिए संख्या 15 में दिया गया है। अब इसमें जो आपका पूरा सिलेबस है वह 5 इकाइयों में विभक्त है। और नेट जेआरएफ का इस सिलेबस मान के चलिए कि जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वो सब मिलता जुलता है जीआईसी वगैरह का, ठीक है। जो नेट जेआरएफ का सिलेबस तैयार कर लिया उसके लिए ये बहुत आसान है। आइए देखिए, इकाई 1 देखिए। पहले इकाई 1 में देखेंगे संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय, जिसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है, वेदों का काल है, ये आपको नेट में लगा है। और उसमें दिए हैं ए वेबर, जैकोबी, विंटरनी इत्यादि दिए हैं। संस्कृत साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, ये सब लगा हुआ है। इसके लिए संस्कृत दर्पण मेरी पुस्तक पर्याप्त है। फिर प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, ये मैंने जो हम लोग इकाई 3 में पढ़ते हैं ना यूजीसी के, वही लगा है। और फिर व्याकरण शास्त्र, इसमें खा देखेंगे जो आपका इकाई 1 है, उसमें का में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है, खा में प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय है, गा में व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय है। इसमें आचार्य दिए हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि,
वामन जयादित्य इत्यादि दिए हैं, सब बहुत सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घ में देखिए कवि का एवं काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय, मतलब कवियों का परिचय है और काव्य शास्त्र मतलब जो संप्रदाय है उसके बारे में चर्चा है। इकाई 2 देखिए वैदिक वाङ्मय है, इसमें सूक्त लगे हैं का में, ठीक है ना, अग्नि, वरुण, इंद्र इत्यादि, और ये सब नेट के सिलेबस सेम है, हूबहू है। फिर खा में देखिए ब्राह्मण एवं अरण्यक है, ऐत्रेय ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। उपनिषद में देखिए गा में ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, ये सब जीआईसी का सिलेबस। वेदांग में जीआईसी का सिलेबस देख लिए। निरुक्त का प्रथम अध्याय पाणिनि शिक्षा, वर्णोच्चारण स्थान, वर्णभेद और प्रयत्न। अब देखिए इकाई 3 में वही जो दर्शन ख में आपने देखा था ना इकाई 1 के कि प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, उसमें वही यहाँ पर भी है। तो सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका 1 से 40 कारिका है, लेकिन वेदांत सार पूरा लगा हुआ है। मीमांसा दर्शन अर्थसंग्रह ग्रंथ है, विधि निरूपण पर्यंत लगा है, न्याय वैशेषिक तर्कभाषा लगा है, अनुमान प्रमाण पर्यंत तक, मतलब इसमें ठीक है। फिर व्याकरण में आएंगे इकाई 4 व्याकरण भाषा विज्ञान, तो महाभाष्य का पशपशाहनिक लगा, ये सीधा आपका नेट का सिलेबस है, तो वहाँ आप देख लीजिएगा ना। शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ, संबंध, व्याकरण के प्रयोजन, व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन, व्याकरण की परिभाषा इत्यादि, ठीक है ना। लघु फिर सिद्धांत कौमुदी का कारकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञाएं हैं, संज्ञा सूत्र जिनको कहते हैं, संधि है, समास है, स्त्री प्रत्यय है, सुबंत, तिगंत, कृदंत, भाषा विज्ञान। अब इकाई 5 देखिए काव्य एवं काव्यशास्त्र, जिसमें पद्य, गद्य, नाट्य। पद्य में देखेंगे मेघदूत, किरात अर्जुनम, शिशुपाल में इत्यादि है, इसको मैं अलग से चर्चा करूंगा, एक सरसरी निगाह से आपको बताता हूँ। फिर गद्य में दश कुमार चरितम इत्यादि है, नाट्य में स्वप्नावदत्तम, अभिज्ञान इत्यादि है, ध्वन्यालोक है। यहाँ पर काव्य प्रकाश के कुछ प्रमुख टॉपिक दिए हैं, जैसे काव्य की परिभाषा, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु इत्यादि। अलंकार देखिए दिए हुए हैं, दश रूपक का प्रथम तृतीय प्रकाश जो कि नेट में लगा हुआ है। अब देखिए कुछ करें टिप्पणी। मुख्य परीक्षा हेतु संस्कृत अथवा हिंदी माध्यम में रहेगी। जो मुख्य परीक्षा है उसको हिंदी या संस्कृत माध्यम में आप लिख सकते हैं। परीक्षार्थी को मुख्य परीक्षा के किन्हीं 8-8 अंकों के 2 एवं 12-12 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना अनिवार्य है। जो 2 खंड किए गए थे ना, आ और बा, तो आ में 8 क्वेश्चन थे और आ में 10 क्वेश्चन थे और बा में 10 क्वेश्चन थे, लेकिन आ में 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वहाँ 8 अंकों का था। तो ये कह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के किन्हीं 8-8 अंकों के 2 प्रश्न, वहाँ पर 2 प्रश्न, ठीक है ना, खंड आ के 2 प्रश्न और खंड बा के 2 प्रश्न, इनका संस्कृत में आंसर लिखना अनिवार्य है। ये बहुत क्लैरिटी से इन्होंने बता दिया, बड़ा अच्छा है आप सबके लिए, तो आप लोग अब खुश हो जाइए। तो साथियों ये आपका सारा विवरण रहा, और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में देखेंगे तो पदों की संख्या का पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए सभी विषयों के, देखिए वनस्पति विज्ञान का जो है टोटल 79 है, रसायन शास्त्र का 89 है, महिलाओं का यहाँ देखिए अलग देखिए 11-15 है। और मैं सीधे ये आप देख सकते हैं अपने अपने विषय का, मैं सीधे संस्कृत के विषय में बताता हूँ। संस्कृत में टोटल 56 सीट है, ध्यान रखिएगा, टोटल 56 सीट है, ठीक है ना। पहले देखिए सबसे पहले यूआर का दिया है, फिर ईडब्ल्यूएस का लास्ट में दिया है, ठीक है ना। तो यूआर में देखते हैं और ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। 25 यूआर में है और 5 सीट ईडब्ल्यूएस में है। जो ईडब्ल्यूएस के साथी हैं 5 सीट सिर्फ ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है। और महिलाओं के लिए देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। संस्कृत ये रहा ना, ये 5 सीट रही है, और महिलाओं के लिए 15 सीट आई है, तो 15 सीट महिला वर्ग में है, ठीक है ना। बाकी आप अपने अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, ये सारा मैंने आपको दे दिया है विवरण जो है ये, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं कि बहुत ही ये महत्वपूर्ण सूचना मैंने आपके साथ साझा किया, और आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है ना। बाकी मैं अलग से भी इसके सिलेबस को डिफाइन करूंगा, तैयारी का क्या तरीका रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करें हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। इन सभी प्रमुख चीज़ों के लिए जो है चाणक्य इंस्पायर इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपना बहुमूल्य सुझाव जो है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर भेजिए, और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए।
और जो भी आपके सुझाव हो, जो भी समस्या हो वो बताइए। और चाणक्य इंस्पायर इंडिया पे इससे जो है आपकी इस परीक्षा से जुड़े हुए सभी वीडियो निःशुल्क आपको प्राप्त होंगे। तो आप लोग मेरे साथियों बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप सबकी फ्री यहाँ पर तैयारी चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर जीएस और आपके ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक विषय मतलब संस्कृत और जीएस दोनों की तैयारी इस चैनल पे करवाई जाएगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।